बना हुआ है, ठीक है, वहीं पे आयोजित किया गया कुलपति सम्मेलन, ठीक है। यानी चार कुलपति कहने का मतलब क्या, VC। उन लोग का जो सम्मेलन हुआ वो कहाँ पे हुआ, केवड़िया में। केवड़िया गुजरात के अंदर, यही याद रखना है। समुद्री सहयोग को बढ़ावा देने के लिए पतन यानी पोर्ट, ठीक है, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा इंडिया हाउस लंदन में भारतीय समुद्री निवेश सम्मेलन का आयोजन किया गया, ठीक है। इंडिया हाउस लंदन में क्या किया गया, भारत समुद्री निवेश सम्मेलन, ठीक है। इन्वेस्टमेंट के पर्पज से किया गया इंडिया हाउस लंदन में इसका आयोजन। और कौन सा मंत्रालय करेगा, तो जो शिपिंग वाला मंत्रालय होता है सो। ऑपरेशन मिड मैक्स, ठीक है। ऑपरेशन मिड मैक्स के तहत नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी जो NCB है, उसने क्या किया, 4 महाद्वीप और 10 से अधिक देशों में सक्रिय ड्रग सिंडिकेट का भंडाफोड़ किया। देखिए, एक ऑपरेशन मिड मैक्स है, इसके तहत NCB के द्वारा 4 जो कॉन्टिनेंट है और 10 से अधिक जो कंट्री है, वहां पे ड्रग सिंडिकेट का भंडाफोड़ किया गया, ठीक है। नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी UNDP के सहयोग से 23-24 के लिए उत्तर पूर्वी क्षेत्र जिला SDG सूचकांक जारी किया गया, और ये दूसरा एडिशन है। देखिए, ये स्पेशली नॉर्थ ईस्ट के लिए ही है, ठीक है। कौन कौन है, नीति आयोग है और UNDP, इन लोगों ने मिल। आवाज आवाज नहीं आ नहीं आ रहा। मेरे को आ आ रहा है रहा, सर। मेरे को भी। आ रही है। नेटवर्क में जाना। अब फिर से एक बार ज्वाइन कर लो, आ जाएगा आवाज। तो नीति आयोग क्या किया है, नॉर्थ ईस्ट रीजन के लिए UNDP के साथ सहयोग करके एक SDG इंडेक्स निकाला है, ठीक है। और यह है इसका दूसरा एडिशन। इसमें मिजोरम, सिक्किम और त्रिपुरा के सभी जिलों ने फ्रंट रनर श्रेणी में हासिल किया। मतलब फ्रंट रनर जो कैटेगरी है उसमें कौन कौन है, तो मिजोरम है, सिक्किम है और त्रिपुरा है। और नॉर्थ ईस्ट के अंदर जो 7 सिस्टर होता है उसमें सिक्किम नहीं है, ठीक है, वो 7 सिस्टर का पार्ट नहीं होता सिक्किम। उसके अलावा हानिया थयाल जो मिजोरम है, सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला जिला बना है। क्या नाम है इसका, हानिया थयाल जो डिस्ट्रिक्ट है मिजोरम का, वो सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला डिस्ट्रिक्ट बन गया है। इसके अलावा जो सबसे खराब है या सबसे कम स्कोर करने वाला है, उसका नाम है लोंगडिंग, अरुणाचल प्रदेश के अंदर है, ठीक है। सबसे ज्यादा मिजोरम का डिस्ट्रिक्ट है हानिथ्याल और सबसे कम है लोंगडिंग जो अरुणाचल प्रदेश का है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पुणे में राष्ट्रीय रक्षा अकादमी परिसर में पेशवा बाजीराव प्रथम की प्रतिमा का अनावरण किया। देखिए, पुणे में क्या हुआ, पेशवा बाजीराव प्रथम का जो प्रतिमा था उसका अनावरण किया, और करने वाले कौन है, अमित शाह, ठीक है। अमित शाह का पोर्टफोलियो याद रखिएगा, इनके पास 2 मिनिस्ट्री है, एक तो होम अफेयर्स है, MHA, और एक इनके पास सहकारिता मंत्रालय यानी कोऑपरेटिव। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह द्वारा गुजरात के आनंद में, देखिए आनंद वही जहाँ से कौन सा आता है, अमूल, अमूल। भारत का पहला राष्ट्रीय स्तर की सहकारी विश्वविद्यालय, ठीक है। अमूल क्या है, सहकारी है यानी कोऑपरेटिव है, तो वहीं पे कोऑपरेटिव यूनिवर्सिटी, ठीक है। त्रिभुवन सरकारी विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी गई है। इसका उद्देश्य सहकारी शिक्षा, नवाचार और रोजगार को बढ़ावा देना है। 6 वर्षीय पंजाब के तेगवीर सिंह यूरोप की सबसे ऊंची चोटी एलब्रूस यानी माउंट एलब्रूस है, उस पर चढ़ने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति है। कितने साल के हैं, मात्र 6 साल के। नाम क्या है, तेगवीर सिंह है। और किसकी किसकी चढ़ाई किया था, माउंट एलब्रूस की, और ये कहाँ पे है, यूरोप के अंदर है। कोयला और खान मंत्री G. किशन रेड्डी और द्वारा सामुदायिक सहभागिता और विकास ढांचे को बढ़ाने के लिए रिक्लेम, ठीक है, का शुभारंभ किया गया। इसका उद्देश्य क्या है, खनन निर्भर क्षेत्र में पारिस्थितिकी बहाली को बढ़ावा देना, ठीक है। G. किशन रेड्डी द्वारा सहभागिता और विकास ढांचे के लिए रिक्लेम का शुभारंभ किया गया। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री द्वारा एकीकृत बाढ़ पूर्वानुमान प्रणाली, इसका नाम रखा गया सी फ्लड, का शुभारंभ किया गया। ये सी फ्लड क्या है, एक वेब बेस्ड पोर्टल है जो बाढ़ का मानचित्रण और बाढ़ का पूर्वानुमान बताएगा, ठीक है। मतलब कुल मिला के बात ये कि मैपिंग करेगा, सी फ्लड नाम से, ठीक है। संस्कृति मंत्रालय द्वारा सितंबर 2025 में नई दिल्ली स्थित भारत मंडप में, देखिए भारत मंडप मतलब नई दिल्ली समझ जाइएगा, ने पांडुलिपि विरासत में पहला वैश्विक पांडुलिपि विरासत सम्मेलन का आयोजन किया गया। ये कहाँ पे किया गया, भारत मंडपम में, इतना ही बात याद रखना है।
पहला वैश्विक पांडुलिपि विरासत सम्मेलन कहाँ पे हुआ? भारत मंडपम में। मंत्रालय कौन था? संस्कृति मंत्रालय। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा जुलाई 2025 में राष्ट्रीय खेल नीति, इस बात को याद रखिएगा, राष्ट्रीय खेल नीति है और ये ईयर कौन सा है? 2025, बस और कुछ याद नहीं रखिएगा इसमें। 1 जुलाई 2025 को। सर एक सर बोलिए जैसे बोलिए। खेल नीति के बारे में भी पढ़ना पड़ेगा कि क्या क्या उसमें लाया नहीं गया है। नहीं 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 नहीं, अच्छा अगर अच्छा। बहुत इंपॉर्टेंट होगा तो ऑलरेडी इसमें मेंशन रहेगा। 1 जुलाई 2025 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुसंधान और नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के लिए, यानी R&D को मजबूत करने के लिए 1 लाख करोड़ रुपए का एक अनुसंधान विकास और नवाचार योजना को मंजूरी दी गई है। ठीक है, अनुसंधान विकास और नवाचार कुछ है नहीं, देखिए 1 लाख करोड़ रुपए का कॉर्पस बना है, वो क्या करेगा? रिसर्च डेवलपमेंट एंड इनोवेटिव पे फोकस करेगा, बस इतना ही बात लिखा है। ऑब्जेक्टिव आपको पता ही होगा कि आरडीआई में निजी क्षेत्र यानी जो प्राइवेट प्लेयर है उनके निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए कम या शून्य बाजार दर पर दीर्घकालिक वित्त पोषण प्रदान करना। कुल मिला के बात यह है कि निजी निवेश को बढ़ावा देना है और जो उनको लोन मिलेगा, ठीक है, या तो जीरो इंटरेस्ट पे होगा या फिर बहुत लो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, ऐसा बात है। कर्मचारी राज्य बीमा निगम, जिसको ईएसआईसी बोलते हैं, उसके 96 बैठक के दौरान SPREE 2025 योजना की मंजूरी दी गई। ठीक है, अब इसका काम क्या होगा? तो जो अनौपचारिक और वंचित श्रमिक है उनको सामाजिक सुरक्षा और स्वास्थ्य लाभ के दायरे में लाना। मतलब जो लोग काम करते हैं ना अनौपचारिक तरीके से, अनौपचारिक कहने का मतलब क्या? जो प्राइवेट सेक्टर में है या खुद का बिजनेस कर रहे हैं, इस टाइप के लोग, उनको सोशल सिक्योरिटी स्कीम के तहत लाना। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन योजना, जैसे एक स्कीम चलता है PLI, ठीक है, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव, उसी प्रकार से ये है एम्प्लॉयमेंट लिंक इंसेंटिव ELI योजना को मंजूरी मिली है। इसका बजट है 99,446 करोड़ रुपए, इसको याद रखिएगा, 99,446 करोड़। उद्देश्य क्या है? 2 वर्षों में देश भर में 3.5 करोड़ से अधिक रोजगार सृजित करना। ठीक है, 2 वर्षों में कितना रोजगार? 3.5 करोड़ से अधिक रोजगार देना। महाराष्ट्र की सरकार ने क्या किया है? सार्वजनिक गणेश उत्सव, ठीक है, को आधिकारिक रूप से राज्य महोत्सव बना दिया गया। ठीक है, राज्य महोत्सव घोषित कर दिया गया। गणेश उत्सव आप लोग देखते हुए, गणेश उत्सव महाराष्ट्र में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है और ये परंपरा 1893 में तिलक के द्वारा, यानी बाल गंगाधर तिलक के द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है, पहले गणेश उत्सव, उसके बाद 2 वर्ष के बाद शिवाजी उत्सव, यानी 1895 में शुरू किया गया था। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के शहरी स्थानीय निकाय के अध्यक्ष के लिए पहले राष्ट्रीय स्तर के 2 दिवसीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। कहाँ से हुआ? ये याद रखिएगा, गुरुग्राम से हुआ। ठीक है, यानी शहरी स्थानीय निकाय के अध्यक्ष का पहला जो राष्ट्रीय स्तर का बैठक हुआ, 2 दिवसीय, याद रखने का नीड नहीं है। कहाँ से हुआ? गुरुग्राम से हुआ। ठीक है, पेरिस में आयोजित विश्व धरोहर समिति के 47वें सत्र में 11 जुलाई, इसको मत याद रखें, भारत के मराठा सैन्य परिदृश्य के 44वें धरोहर के रूप में शामिल कर दिया। यानी वर्ल्ड हेरिटेज साइट का जो 44वां है वो किसको शामिल करेगा? मराठा सैन्य परिदृश्य। अब इसमें क्या है ये याद रखिएगा, इसमें 12 मराठा सैन्य परिदृश्य को शामिल किया गया है, जिसमें से 11 जो है ना आपको मिलेगा महाराष्ट्र के अंदर और 1 मिलेगा तमिलनाडु के अंदर। और तमिलनाडु के अंदर कौन सा किला है? जिंजी किला। ठीक है, इसको तो याद रख लेगा, जिंजी का किला तमिलनाडु में हिस्ट्री में भी बन सकता है, करंट में बन सकता है। उत्तराखंड ने 5 लाख पौधे लगाकर हरेला पर्व मनाया। तो हरेला पर्व मनाते कहाँ? उत्तराखंड के अंदर। इसमें क्या होगा? 5 लाख पौधे लगाया गया है। हरेला हो गया उत्तराखंड में, हरेली हो गया छत्तीसगढ़ में। केरल के अलपुजा में स्थित अर्थनकुल पुलिस स्टेशन भारतीय मानक ब्यूरो यानी BIS से ISO प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला देश का पहला पुलिस स्टेशन बन गया। पुलिस स्टेशन का नाम याद रखिएगा, केरल का है, अर्थनकुल पुलिस स्टेशन है। ठीक है, ISO प्रमाण प्राप्त करने वाला पहला पुलिस स्टेशन बन गया है। ठीक, PM E-ड्राइव योजना के तहत अपनी पहली इलेक्ट्रिक ट्रक प्रोत्साहन योजना शुरू की है। ठीक है, इसके तहत प्रति वाहन 9.6 लाख करोड़ रुपए तक का वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। कितना? 9.6 लाख रुपए तक का फाइनेंशियल एड मिलेगा या हेल्प मिलेगा। उसके बाद देखिए, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने नई दिल्ली में
आयोजित 11वें भारत मक्का शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया गया। आपसे ऐसे पूछ सकता है कि 11वां भारत मक्का शिखर सम्मेलन कहाँ पे हुआ? तो नई दिल्ली में हुआ। और मंत्री कौन होंगे? जो कृषि मंत्री होंगे। तो कृषि मंत्री कौन है? शिवराज सिंह चौहान। या ऐसे भी याद रख सकते हैं, एमपी के जो एक्स सीएम है। बिहार सरकार ने सरकारी नौकरी विशेष रूप से छोड़ी। ये तो पता ही है हर खबर कि 35% रिजर्वेशन हो गया। पंजाब के फजिल्का में, ठीक है, ये जगह याद रखिएगा, फजिल्का में भारत का पहला लकड़ी से निर्मित गुरुद्वारा खोला गया है, सॉरी। लद्दाख के लेह में पहला खगोल पर्यटन महोत्सव आयोजित किया गया है। इसका उद्देश्य विज्ञान आधारित पर्यटन को बढ़ावा देना है। आज जब आप लोग फुल लेंथ टेस्ट बनेगा तो क्वेश्चन आपको मिलेगा, लद्दाख के लेह वाला। सर खगोल क्या होता है? खगोल करने का मतलब एस्ट्रोनॉमी, अच्छा, जो हम लोग देखते हैं ना अंतरिक्ष में। प्राजक्ता कोहली को टाइम 100 क्रिएटर लिस्ट 2025 में शामिल किया गया है। इस लिस्ट में शामिल होने वाली ये पहली भारतीय बन गई है, वही मोस्टली सेन। प्राजक्ता कोहली को टाइम 100 क्रिएटर लिस्ट में शामिल किया गया, इतना ही याद रखिए, ये भी पूछे बड़ा ही बात है। केंद्रीय मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान और जयंत चौधरी ने उत्तर प्रदेश के मेरठ में सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में एग्रीटेक इनोवेशन हब का उद्घाटन किया। याद इतना रखना है कि एग्रीटेक इनोवेशन हब, इसका उद्घाटन कहाँ पे किया गया? मेरठ के अंदर किया गया। एग्रीटेक इनोवेशन हब का उद्घाटन कहाँ किया गया? मेरठ में। हिमाचल प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया जिसने सार्वजनिक वितरण प्रणाली में राशन वितरण के लिए आधार आधारित फेस ऑथेंटिकेशन शुरू किया। क्या याद रखिएगा कि पीडीएस के अंदर जो आधार ऑथेंटिकेशन है ना, वो शुरू करने वाला पहला जो स्टेट है वो हिमाचल प्रदेश हो गया। विदेश मंत्रालय और परमाणु ऊर्जा विभाग द्वारा बिम्स्टेक देशों के लिए बिम्स्टेक कैंसर क्षमता निर्माण कार्यक्रम, ठीक है, यानी कैंसर से लड़ने के लिए आयोजित किया गया है। बिम्स्टेक कैंसर देखभाल क्षमता निर्माण कार्यक्रम का पहले चरण का शुभारंभ मुंबई के टाटा मेमोरियल सेंटर में आयोजित किया गया। कहाँ पे? मुंबई का जो टाटा मेमोरियल सेंटर है वहां पे आयोजित किया गया। 2 मंत्रालय का नाम, विदेश मंत्रालय और साथ में जो परमाणु ऊर्जा विभाग है वो, और किन के लिए? बिम्स्टेक के लिए। इसी प्रकार से याद रखिएगा, ये जो क्वाड है, क्वाड कंट्री ने मिलके एक, आई थिंक मून ही नाम होगा, तो कैंसर के लिए कुछ एस्टेब्लिश किया। 200 का फंड भी है क्वाड कंट्री के द्वारा। और कैंसर मून से इसी टाइप का नाम था, भूल गया था। तो कैंसर से 2 चीज हो गया ना, एक बिम्स्टेक का हो गया, एक क्वाड का हो गया। मून शॉट। हाँ, मून शॉट, ठीक है। तो ये आपका जुलाई हो गया। जुलाई इसलिए इतना कम हो गया ना क्योंकि जुलाई में क्या है, मैगजीन बहुत पहले प्रिंट हो गया होगा थोड़ा, जुलाई का खबर शॉर्ट लिस्टेड करके। उसके बाद देखिए आगे हम लोग चलते जून में। अच्छा, 1-2 क्वेश्चन बताइए। ऑपरेशन मेड मैक्स क्या है? कोटेक्स वाला ना, कोटेक्स। हाँ, नारकोटिक्स का है। अच्छा, ये जो बताइए गणेश उत्सव जो है कब शुरू किया गया था? 1893। ये बाल गंगाधर तिलक, हाँ, राजपाट। उसके बाद एक और बताइए कि किस योजना के अंतर्गत इलेक्ट्रिक ट्रक प्रोत्साहन योजना शुरू किया गया है और उसमें 9.6 लाख रुपए तक का फाइनेंशियल एड दिया जाएगा। पीएम ई-ड्राइव योजना। और एक सी फ्लड बनाया गया था, वो किस चीज के लिए बनाया गया था? बाढ़ वगैरह आसाम कौन बनाया था सर? ये आसाम में रहता है क्या? ये ना केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय का है। बाढ़ पूर्वानुमान। बाढ़ के लिए गया, मतलब एक प्रकार से मैपिंग किया जाएगा। अब आज ही हम लोग चलते जून 2025 में। जितना छोटा था अब इससे इसका जस्ट डबल होगा। और इनके आवाज नहीं जाएगा तो बताइएगा, ठीक है? तो टारगेट कितना है, कहाँ तक करना है?
वहां तक मतलब हम लोग अभी 8 8:30 बजे तक करेंगे जितना हो पाए अभी, मतलब अच्छा अंदाजा अच्छा लग जाएगा ना कि आज कितना दिन हो पाता है। ठीक है। जून 2025 में आइए, केंद्र सरकार ने क्या किया, 25 जून को संविधान हत्या दिवस बनाया गया। रीजन क्या था, किस दिन इमरजेंसी लगाया गया। 25 जून को संविधान हत्या दिवस मनाया गया और 25 जून 1975 को लगाया गया आपातकाल के दौरान कष्ट झेलने वालों को श्रद्धांजलि अर्पित करना। ठीक है, याद रखना 25 जून को संविधान हत्या दिवस। पूछने का इंदिरा गांधी संभावना का बिल्कुल नहीं है। इमरजेंसी। हाँ हाँ, इंदिरा गांधी रीजन पूछने का संभावना बिल्कुल नहीं है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आगरा में अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र के दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र की स्थापना की मंजूरी मिल गई है। ठीक है, आगरा में क्या होगा, अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र का दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र की स्थापना की गई है। तो उद्देश्य क्या है, आलू के उत्पादन को बढ़ाना, किसान की आय में वृद्धि करना और इसी क्षेत्र में रोजगार उपलब्ध करना। याद से कितना रखना है कि आगरा में अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र का रीजनल ऑफिस खुला है। सर्बानंद सोनोवाल ने समुद्री क्षेत्र में भारत की पहली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी, यानी सिंपल बात है कि सर्बानंद सोनोवाल ने क्या किया, समुद्री क्षेत्र के अंदर एक एनबीएफसी बनाया। ठीक है, उसका नाम है सागरमाला वित्त निगम लिमिटेड। एनबीएफसी हो गया तो अब लोन वगैरह दे सकता है। सागरमाला वित्त निगम लिमिटेड को उद्घाटन किया है। एक एनबीएफसी का नाम याद रखिएगा, अभी फ्लिपकार्ट को भी एनबीएफसी का दर्जा मिल गया, को सागरमाला वित्त निगम लिमिटेड का उद्घाटन किया गया, हो तो गया। गाजियाबाद में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने ग्रीन डाटा सेंटर की आधारशिला रखी है। तो ये बात याद रखिएगा कि ग्रीन डाटा सेंटर कहाँ पे बन रहा है, गाजियाबाद के अंदर। गाजियाबाद। ये डाटा सेंटर पर्यावरण स्थिरता पर ध्यान केंद्रित करेगा और इसका क्षमता याद रखें 30 मेगावाट का क्षमता होगा। भारत की पहली क्वांटम कंप्यूटिंग वैली जनवरी 2026 तक आंध्र प्रदेश के अमरावती में शुरू की जाएगी। यानी पहली क्वांटम कंप्यूटिंग वैली जो है अमरावती में शुरू की जाएगी और इस क्वांटम वैली से अनुसंधान, नवाचार आदि के माध्यम से लाखों पेशेवर को रोजगार मिलने की संभावना है। ऑब्जेक्टिव आप बस एक बार पढ़िएगा, याद हो जाएगा। तो पहली कंप्यूटिंग वैली कहाँ पे है, अमरावती में। अमरावती। केंद्र सरकार ने, हाँ, बिहार में पहला स्मॉल मॉडल रिएक्टर एसएमआर जिसको बोलते हैं, परमाणु ऊर्जा संयंत्र की स्थापना की मंजूरी मिली है। और ये किसके अंतर्गत होगा, न्यूक्लियर एनर्जी मिशन के तहत केंद्र सरकार देश के 6 राज्यों में एसएमआर यानी स्मॉल मॉडल रिएक्टर की स्थापना करेगी। तो 6 में एक अपना बिहार भी आता है और ये लगेगा तो नवादा के आसपास ही लगेगा। अडानी ग्रुप ने गुजरात के कच्छ में, यानी अडानी ग्रुप ने कच्छ में देश का पहला ऑफ ग्रिड और ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट शुरू किया है। इसकी क्षमता जो है 5 मेगावाट की होगी, जो नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। सिंपल याद रखना, अडानी ग्रुप ने कच्छ के अंदर देश का पहला ऑफ ग्रिड ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट शुरू किया है। क्षमता कितना, 5 मेगावाट। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने तेलंगाना के निजामाबाद में, ठीक है, राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड मुख्यालय का उद्घाटन किया है। तो अच्छे से याद कर लिएगा, राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड कहाँ पे बना है, निजामाबाद में बना है। ठीक, और किस किस को जीआई टैग मिला हुआ हल्दी के लिए उसको भी देख लीजिएगा। नीचे के स्टेट को, तमिलनाडु को, महाराष्ट्र को और एक और स्टेट है उसको वहां का जीआई टैग मिला हुआ, उसको भी देखिएगा। इसके स्थापना से तेलंगाना के हल्दी को अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक लाने में सहायता मिलेगी, साथ ही हल्दी की खेती वाले किसान को लाभ भी मिलेगा। ठीक, निजामाबाद तेलंगाना के अंदर। आंध्र प्रदेश सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में विद्या शक्ति, ठीक है, तो विद्या शक्ति किसका इनिशिएटिव है, आंध्र प्रदेश का। यह पहल सरकारी स्कूल में धीमी गति से सीखने वाले छात्रों पर केंद्रित होगी और उनमें सुधार लाने का प्रयास करेगा। क्या है, आंध्र प्रदेश सरकार है, विद्या शक्ति लेके आया है बैक वेंचर के लिए। ठीक है, जनरली बैक वेंचर अच्छे दिमाग के होते हैं, लेकिन बैक वेंचर मान के चलिए तो उनको सुधार करना या स्लो लर्नर के लिए। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट में सालखन फॉसिल पार्क का यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल की संभावित सूची में शामिल किया गया। ठीक है, संभावित सूची में है, क्वेश्चन बनने का चांस बहुत कम होगा। उसके बाद देखिए 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के अवसर पर सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय, जिसको मॉस्पी बोलते हैं, ने जीओआई यानी गवर्नमेंट स्टैट्स ऐप लॉन्च किया है। ठीक है, किसके द्वारा लॉन्च किया गया, मॉस्पी के द्वारा। यह ऐप नागरिकों को कहीं भी वास्तविक समय में सरकारी आंकड़े तक आसान पहुंच प्रदान करेगा। ठीक है, केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय, जिसको मोटा बोलते हैं, ने जनजातीय योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन के लिए आदि कर्मयोगी कार्यक्रम की शुरुआत की है।
आदि कर्मयोगी की शुरुआत किसके द्वारा किया गया? मोटा यानी मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर के द्वारा शुरू किया गया है। इसके तहत अधिकारियों को प्रशिक्षित और प्रेरित किया जाएगा ताकि जनजातीय कल्याण योजना के क्रियान्वयन को बढ़ावा दिया सके। उसके बाद देखिए इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, जिसको माईटी बोलते हैं, MEITY, इन्होंने IIT दिल्ली में सरकारी अधिकारियों के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। ठीक है, इसका उद्देश्य केंद्र और राज्य सरकार में अधिकारियों को आवश्यक AI ज्ञान प्रदान करना और उसके व्यावहारिक उपयोग पर बल देना। आपको कितना याद रखना है कि माईटी और IIT दिल्ली मिलकर सरकारी अधिकारियों के लिए ट्रेनिंग स्टार्ट किया था। किससे रिलेटेड ट्रेनिंग था? AI से। महाराष्ट्र सरकार ने 802 किलोमीटर लंबी शक्तिपीठ एक्सप्रेस वे परियोजना की मंजूरी दी है। ये नागपुर को गोवा से जोड़ेगा। ठीक है, शक्तिपीठ एक्सप्रेस वे है, लेंथ याद रखने का निर्णय नहीं पूछेगा। नागपुर से गोवा को जोड़ेगा। ठीक है, नागपुर से गोवा को जोड़ेगा, इतना ही याद रखे बहुत है। लोक माता देवी अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती मनाई गई। इस अवसर पर मोदी जी ने उनके सम्मान में 300 का स्मारक सिक्का और एक डाक टिकट जारी किया। देखिए क्वेश्चन पूछा जा चुका है इससे पहले भी, कर लीजिए अच्छे से। इसके अलावा उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम। ठीक है, इसमें क्या है, जो अगर आप 15 साल है ना, 15 साल से ऊपर जो लोग पढ़ना लिखना नहीं जाते उनको टारगेट किया जाता है। के तहत ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल करने वाला गोवा ने खुद को पूर्ण साक्षर राज्य क्या कर दिया, घोषित किया है। ठीक है, ये योजना केंद्र सरकार द्वारा 2022 से 27 के लागू किया गया। इसको याद रखिएगा, कब से कब तक चलेगा? 2022 से 27 के लिए। इसका उद्देश्य 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों को शिक्षा देना जो स्कूल नहीं जा सके। ठीक है, इसमें ही याद रखिएगा, गोवा हो गया पहला, सेकंड हो गया मिजोरम और थर्ड हो गया त्रिपुरा। यही 3 स्टेट है अभी तक। सर यूटी भारत में सरकार, लद्दाख। अच्छा यूपी में भी लद्दाख हो गया, ये नहीं पता था। यूटी में लद्दाख, तो मिजोरम। गोवा, मिजोरम, फिर गोवा, फिर मिजोरम, फिर त्रिपुरा एंड यूटी में लद्दाख। भारत सरकार ने 31 मार्च 2025 को या उससे पहले कम से कम 10 साल की सेवा पूर्ण कर चुके सेवानिवृत्त होने वाले केंद्रीय सरकार के कर्मचारी को यूपीएस का लाभ देने की घोषणा की है। देखिए 31 मार्च, एक मिनट, 31 मार्च 2025 या उससे कब से पहले, देखिए डेडलाइन है 31 मार्च 2025 या उससे पहले भी अगर 10 साल हो गया किसी कर्मचारी का तो उसको यूपीएस में शामिल कर दिया गया। यूपीएस मतलब ओपीएस एनपीएस का एक विकल्प के रूप में लाया गया सरकार के द्वारा। 1 जून को नई दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल के तहत तिरंगा रैली का आयोजन किया गया। इस टाइप का क्वेश्चन बीपीएससी बहुत पूछता है। फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल, ठीक है, कहाँ से शुरू किया गया? मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम जो कहाँ पे दिल्ली में है, के तहत तिरंगा रैली का आयोजन किया गया। इस रैली में 15,000 से अधिक साइकिल सवारों ने भाग लिया। यह आयोजन भारतीय सेना, किसके द्वारा? भारतीय सेना और ऑपरेशन सिंदूर के वीर सैनिकों को समर्पित था। पूरा ही को याद रखेगा इसमें। दिल्ली हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, इनका नाम है देवेंद्र कुमार उपाध्याय, ने एनआई अधिनियम के तहत मामले की सुनवाई के लिए राउज एवेन्यू परिसर में 34 डिजिटल अदालत का उद्घाटन किया। ठीक है, दिल्ली हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है? अच्छा, ये पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन? ये सर मनु भाई पंचोली, विपुल मनु भाई पंचोली। वही है अभी। ये सर वही बन गया अभी। दिल्ली हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हो गए देवेंद्र कुमार उपाध्याय। ठीक, उन्होंने क्या किया? एनआई अधिनियम के तहत मामले की सुनवाई के लिए 34 डिजिटल अदालत का शुभारंभ किया है। और कहां से? राउज एवेन्यू परिसर से, इस जगह का नाम है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भारतीय भाषाओं के लिए भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित एआई आधारित जो मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल, जिसको एलएलएम बोलते हैं, भारत जेन का उद्घाटन किया। ठीक है, भारत जेन का उद्घाटन में लॉन्च किया है। ये 22 भारतीय भाषाओं की सेवा के लिए डिजाइन किया गया। 22 वही भाषा जो 8 शेड्यूल के अंदर मेंशन है, जिसका उद्देश्य भारत की भाषाओं और सांस्कृतिक विविधता को अपनाकर एआई और नवाचार को बढ़ावा देना है। नरेंद्र मोदी ने कानपुर में घाटमपुर थर्मल पावर प्रोजेक्ट की यूनिट 1 का उद्घाटन किया। उत्पादन क्षमता 660 मेगावाट है। ऊर्जा क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि। क्या आपको याद रखना है कि घाटमपुर थर्मल जो पावर प्रोजेक्ट है
तो कहाँ पर है? तो कानपुर के अंदर लोकेटेड है। पूछेगा तो यही पूछेगा, मोदी जी उद्घाटन किए नहीं पूछा जाएगा। भारत सरकार ने जनगणना 2027 की घोषणा की है, ठीक है। जनगणना कब होगा? 2027 में। तो 2 चरणों में होगा। पहले आपका घर काउंट होगा, ठीक है। उसके बाद जैसे जातिगत जनगणना हुआ था ना, वैसा होगा। तो जो 2 चरणों में आयोजित किया जाएगा, जिसमें जातिगत डाटा भी शामिल होगा दूसरे चरण में। ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधीन भूमि संसाधन विभाग ने नक्शा कार्यक्रम शुरू किया, ठीक है। पहला बात याद रखिएगा, किसका है नक्शा कार्यक्रम? तो ग्रामीण विकास मंत्रालय का। इसके तहत देश के 5 उत्कृष्ट केंद्रों पर अधिकारियों को आधुनिक भू स्थानिक तकनीक का प्रशिक्षण दिया जाएगा, ठीक है। नक्शा किसका है? ग्रामीण विकास मंत्रालय का। भारत में प्रौद्योगिकी क्षेत्र के विकास के लिए छत्तीसगढ़ के नवा रायपुर या नया रायपुर, जो याद रखें, भारत का पहला एआई विशेष आर्थिक क्षेत्र घोषित किया गया है। और ये नवा रायपुर जो है ना, ये प्लांट सिटी है, बसाया गया स्पेशली इसको डिजाइन करके। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में यह भारत में अनुसंधान को बढ़ावा देगा और वैश्विक प्रौद्योगिकी केंद्र के रूप में भारत की स्थिति को क्या करेगा? मजबूत करेगा। तो सिंपल याद रखिएगा, एआई विशेष आर्थिक क्षेत्र कौन सा बनेगा? नया रायपुर बनेगा, यानी छत्तीसगढ़ में। भारत प्रौद्योगिक क्या सरकार ने होता है? प्रौद्योगिकी मतलब टेक्नोलॉजी, प्रौद्योगिक। टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी। ओ, भारत सरकार ने 1 जून 2025 से सेवा से सीखे, ठीक है, एक अभियान होगा, सेवा से सीखे अभियान के तहत जन औषधि केंद्र में, ठीक है, के युवाओं के लिए अनुभवात्मक यानी जो एक्सपीरियंस बेस्ड लर्निंग होता है ना, वो शुरू किया गया। यह कार्यक्रम युवा मामले और खेल मंत्रालय, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ एंड स्पोर्ट्स तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से शुरू किया गया, ठीक है। 2 मंत्रालय है, एक तो मिनिस्ट्री ऑफ यूथ एंड स्पोर्ट्स है, इसके अलावा जो मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर है, वो भी मंत्रालय शामिल है इसमें। सेवा से सीखें। जन औषधि केंद्र वही जहाँ पे आपको मिलेगा क्या? जेनरिक मेडिसिन। यह 15 दिवसीय कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य युवाओं को स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में व्यवहारिक ज्ञान प्रदान करना, ताकि वो जन औषधि केंद्र का संचालन कर सके। असम के अंदर कार्बी एंगलोंग है, वहां पे प्रस्तावित 1000 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना को स्थानीय आदिवासी समुदाय के विरोध के बाद एशियाई डेवलपमेंट बैंक ने 434.25 मिलियन डॉलर ऋण को वापस ले लिया। याद कर लीजिएगा अच्छे से, क्या किया गया था? दिया गया था पैसा, लेकिन जो वहाँ पे लोकल ट्राइब है उनके कारण इसको वापस ले लिया गया, ठीक है। पर कौन सा बैंक लिया है ये भी याद रखिएगा, एडीबी लिया, ठीक। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में पुलिस भर्ती में पूर्व अग्निवीरों के लिए 20% आरक्षण की मंजूरी दी है। इसके तहत अग्निपथ योजना में 4 साल की सेवा पूरी करने वाले अग्निवीर की सेवा के पश्चात रोजगार पाने का अवसर मिलेगा। कुल मिला के बात यह है कि अगर आपने अग्निवीर के तहत ट्रेनिंग पूरा किया है 4 सालों का, तो आपको 20% पुलिस फोर्स में रिजर्वेशन होगा। और उत्तर प्रदेश के अलावा हरियाणा भी काम किया है, इसको भी याद रखिएगा। भद्रबाहु जम्मू कश्मीर में 30रा लेवेंडर महोत्सव सेलिब्रेट किया गया, ठीक है। भद्रबाहु जगह का नाम है, डिस्ट्रिक्ट होगा वहां पे। तो लेवेंडर महोत्सव 2025 का आयोजन किया गया। उद्घाटन किसने किया? कोई मतलब नहीं, छोड़ दीजिए। असम और मेघालय सरकार ने ब्रह्मपुत्र की सहायक कुल्सी नदी, कौन सी नदी? कुल्सी नदी किसकी सहायक है? ब्रह्मपुत्र। संयुक्त रूप से यहाँ पे 55 मेगावाट की कुल्सी जल विद्युत सिंचाई परियोजना शुरू करने के लिए सहमति जताई है। कौन 2 स्टेट है? असम है, असम आप गेस कर लीजिएगा नॉर्थ ईस्ट में। मेघालय में दिक्कत हो सकता है। साथ ही गुवाहाटी शहर में शहरी बाढ़ समस्या के समाधान के लिए भी दोनों राज्य ने मिलकर काम करने का निर्णय लिया है, ठीक है। तो कुल्सी नदी किसकी सहायक है? ब्रह्मपुत्र की। यहाँ पे कुल्सी जल विद्युत सिंचाई परियोजना बनेगा, ठीक है। और कौन बनाएगा? असम और मेघालय। जापान का एक शहर है, इसका नाम है किथु कियोसु, से प्रेरित होकर तेलंगाना सरकार ने हैदराबाद में, ठीक है, 80 एकड़ में इको टाउन, ठीक है, विकसित करने की घोषणा की। इसका उद्देश्य सतत विकास पर ध्यान देते हुए भावी पीढ़ी, भावी मतलब हुआ फ्यूचर, आने वाली जो जनरेशन है, सतत विकास पर विशेष ध्यान देते हुए भावी पीढ़ी की जरूरतों को क्या करेगा? पूरा करेगा। इको टाउन हैदराबाद में, ठीक है। एक टी करके भी कुछ पढ़ेंगे हम लोग आगे, वो भी मिलेगा। केंद्रीय संचार मंत्रालय के तहत डाक विभाग द्वारा
जियो कोडेड डिजिटल एड्रेस अब संरचना के निर्माण के लिए ध्रुव नीति लॉन्च किया गया। देखिए जी, जैसे आप कोई फोटो अगर कोई सरकारी अगर आपको डॉक्यूमेंट देना है या कोई ऐप यूज करते हो तो आपका जीआईएस टैग लिखा हुआ आ जाता है ना नीचे में, आप किस लैटिट्यूड पे लॉन्गिट्यूड पर है, उसी के लिए ध्रुव नीति लेके आ गया डाक विभाग के द्वारा। यह ई कॉमर्स, लॉजिस्टिक, गवर्नेंस इत्यादि में सेवाओं को सरल बनाएगा, साथ ही सार्वजनिक और निजी हितधारकों के बीच में नवाचार को क्या करेगा, बढ़ावा करेगा। ध्रुव इन द डिजिटल हब फॉर रेफरेंस एंड यूनिक वर्चुअल एड्रेस। उसके बाद देखिए प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले को राजा खास गांव, इसके अंदर एक राजा खास गांव है, उसको पहला सौर मॉडल गांव घोषित कर दिया गया है। तो याद रखिएगा राजा खास गांव कहाँ का, हिमाचल प्रदेश का है। हिमाचल क्यों प्रदेश। चर्चा में है कि सौर मॉडल गांव घोषित किया गया है और कहाँ का है, हिमाचल प्रदेश का है। और किसके अंतर्गत, सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना। इस योजना को देखना पड़ेगा, डिटेल से देख लेंगे, चर्चा में रहता है। उसके बाद देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में स्थित दुनिया का सबसे ऊंचे रेलवे आर्क ब्रिज, जिसका नाम है चेनाब ब्रिज, का उद्घाटन किया। क्वेश्चन आपके एग्जाम में दिख सकता है। साथ ही पीएम मोदी ने कटरा में 46,000 करोड़ से अधिक की विकास परियोजना का शुभारंभ किया, जिनमें मुख्य रूप से शामिल क्या क्या है, भारत का पहला केबल स्टेड रेल पुल जिसका नाम है अंजी ब्रिज, कटरा से श्रीनगर तक वंदे भारत ट्रेन, ठीक है, कटरा से श्रीनगर तक जाएगा वंदे भारत। इसके अलावा माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सीलेंस, इसका भी उद्घाटन किया गया, ठीक है। आगे देखिए महाराष्ट्र के पुणे में भारत का पहला कृषि हैकाथॉन आयोजित किया गया, ठीक है। महाराष्ट्र के कहा, पुणे में पहला कृषि हैकाथॉन आयोजित किया गया। इसका उद्देश्य कृषि में जलवायु से उत्पन्न की, एक मिनट बस, ठीक है। पुणे में पहला कृषि हैकाथॉन आयोजित किया गया है। इसका उद्देश्य कृषि में जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न चुनौती से निपटने के लिए आधुनिक तकनीक का उपयोग को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट देखिए मोदी जी के द्वारा आदिवासी नेता और स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा की 125वीं पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। ये डेट याद रख लीजिए, यहाँ पे तो 9 जून ही गवर्नमेंट मान रही है, तो 9 जून को ही मानिए, ठीक है। बिरसा मुंडा की 125वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए उत्तर प्रदेश सरकार ने ललितपुर में अत्याधुनिक बल्क ड्रग, कहाँ पे, ललितपुर के अंदर बल्क ड्रग यानी थोक दवा फार्मा पार्क की स्थापना करने की घोषणा की है। इसका उद्देश्य भारत की चीन पर निर्भरता को क्या करना, कम करना और फार्मा सेक्टर में आत्मनिर्भर बनना है, ठीक है। हरियाणा के संदीप आर्य ने क्या किया है, गुजरात के सूर्य मंदिर जो मढ़ौरा में स्थित है, वहां पे लगातार 20,000 बार सूर्य नमस्कार करके विश्व रिकॉर्ड बनाया, ठीक है। उन्होंने अपने नाम अमेरिका बुक और लंदन बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया, ठीक है। अमेरिका बुक में और लंदन बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज कराया। दिल्ली सरकार ने होलंबी कला में भारत का पहला ई कचरा इको पार्क स्थापित करने की घोषणा की है। 1 मिनट का टाइम दीजिए, फिर करते कंटिन्यू। ये हम लोग कहाँ पे थे, पुणे में क्या हुआ था, कृषि सम्मेलन, पहला कृषि हैकाथॉन, ठीक है। यहाँ तक हो गया था। बल्क ड्रग भी हो गया था ना, तो बल्क ड्रग हो गया। उसके आगे चलते संदीप आर्य भी देख लिए थे, 20,000 क्या बनाया, 20,000 सूर्य नमस्कार किया। नमस्कार।
सोच लीजिए कितना टैलेंटेड है। उसके बाद आइए, दिल्ली सरकार के कोलंबी कला में भारत का पहला ई कचरा इको पार्क स्थापित करने की घोषणा की है। इस पार्क का क्षेत्रफल उत्तर पथ याद रखिए। कोलंबी कला में भारत का पहला ई कचरा पार्क बनेगा। बस बहुत हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, महाराष्ट्र की अब तक की सबसे महत्वाकांक्षी सड़क परियोजना समृद्धि महामार्ग क्या है? समृद्धि महामार्ग किसका? महाराष्ट्र का। चालू हो गया UR 701 किलोमीटर लंबी सड़क परियोजना है जो मुंबई को नागपुर से जोड़ेगा। अभी हम लोग पीछे पढ़ के आते हैं जो नागपुर से गोवा को जोड़ेगा, कौन सा था? उसका नाम था शक्तिपीठ एक्सप्रेस। ठीक है, क्या नाम था? शक्तिपीठ एक्सप्रेस। उस महामार्ग का नाम, ऑफिशियल नाम जो होगा, हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धि मार्ग होगा। ठीक है, हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे महाराष्ट्र। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लद्दाख के आधिकारिक भाषा विनिमय 2025 को मंजूरी दी है। इसके तहत अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, देखिए ये 3 लैंग्वेज आपको एकदम याद रहेगा। इसके अलावा याद रखिए भोटी और एक हो गया पुर्गी। ठीक है, एक हो गया भोटी, एक हो गया पुर्गी का लद्दाख के आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता मिला। उसके बाद देखिए, गृह मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में भारतीय भाषा अनुभाग का उद्घाटन किया। इसका उद्देश्य भारत के प्रशासनिक कार्य में विदेशी भाषाओं के प्रभुत्व को कम करना और भारतीय भाषा को क्या करना? बढ़ावा देना। ठीक है, किसके द्वारा लॉन्च किया गया? एक ही लाइन याद रखें, भारतीय भाषा अनुभाग। उसके बाद देखिए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संविधान के 240 के तहत केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख आरक्षण विनिमय 2025 जारी किया है जो जम्मू कश्मीर आरक्षण अधिनियम 2004 की धारा 3(1) को संशोधित करता है। इसके तहत लद्दाख के निवासियों के लिए स्थानीय नौकरी में 85% तक आरक्षण का प्रावधान। आपको क्या याद रखना है कि अनुच्छेद 240 के तहत लद्दाख आरक्षण विनिमय 2025 जारी किया गया जो स्थानीय नौकरी में 85% तक का आरक्षण का प्रावधान करता है। उसके बाद नेक्स्ट है, ये बेंगलोर सबसे अधिक तेंदुआओं की संख्या वाला महानगर हो गया और भारत की तेंदुआ राजधानी कौन कहलाता है? बेंगलोर ही कहलाता है। ठीक, इतिहास में पहली बार दुनिया की पहली वैश्विक एकीकृत देखिए, भारत की तेंदुआ राजधानी जो है आपको बेंगलोर हो गया। ठीक, इतिहास में पहली बार दुनिया की पहली वैश्विक एकीकृत पक्षी सूची एवी लिस्ट के द्वारा तैयार की गई है, आधिकारिक तौर पर जारी की गई। इस सूची को विश्व के कई प्रतिष्ठित संगठन के वैज्ञानिक और विशेषज्ञ ने मिलकर तैयार किया। एवी लिस्ट में पक्षियों की 11,131 प्रजाति है। ठीक है, 11,131 प्रजातियां, बस इससे ज्यादा मत याद रखें। विश्व बैंक द्वारा एक रिपोर्ट जारी किया गया। इसके हिसाब से भारत में वर्ष 2011-12 में गरीबी दर 27.1% था और अभी 22-23 में देखा गया तो 5.3% रह गया। क्योंकि स्टाफ का आकर आप पूछ लेता है यहाँ पे। यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी की गई नई जनसांख्यिकी रिपोर्ट में भारत की जनसंख्या 2025 में 1.46 अरब पहुंचने का अनुमान है। ठीक है, ये कौन बोला है? UN के द्वारा बोला गया है। और भारत की प्रजनन दर जो है पहले 2.1 था, अब कितना हो गया? 1.9 हो गया। ठीक है, टोटल फर्टिलिटी रेट जिसको बोलते हैं। मोदी जी के द्वारा 11 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने का जश्न मनाने के लिए नमो ऐप ने जन मन सर्वेक्षण शुरू किया है। ठीक है, पूछ सकता है इसे कि जन मन सर्वेक्षण किस ऐप के द्वारा शुरू किया गया। सर्वेक्षण के जरिए सरकार ने नागरिकों से भारत की प्रगति के लिए उनकी प्रतिक्रिया जानी है। छोड़ दीजिए। तमिलनाडु के बेल्लोर में उत्तर पांडे काल के 800 साल पुराने शिव मंदिर की खोज की गई है। ठीक है, 800 साल पुराने शिव मंदिर की खोज की गई तमिलनाडु के वेलोर में। फ्लिपकार्ट जो है NBFC, हम ऑलरेडी बता चुके हैं कि NBFC का दर्जा मिला किसको? फ्लिपकार्ट को। ये भारतीय कॉमर्स कंपनी बन गई है। लाइसेंस फ्लिपकार्ट को अपने ग्राहकों को सीधे लोन फैसिलिटी प्रोवाइड करवाएगा। इसके अलावा एक और था ना समुद्री क्षेत्र में, क्या नाम था उसका? याद है? NBFC का दर्जा उसको भी तो मिला है। इसका नाम है सागरमाला वित्त निगम लिमिटेड। सागरमाला वित्त निगम लिमिटेड।
सागर मतलब तो जहाँ पे आप लोग पढ़ रहे हैं वहीं पे ऐड कर लीजिए। जब रिवीजन करेगा तो दोनों ही नाम याद रहेगा। फ्लिपकार्ट का तो नाम याद करने में दिक्कत नहीं होगा, सागर वाला का दिक्कत हो सकता है। हम्म, केंद्रीय सूचना और प्रसारण तथा संसदीय कार्य राज्य मंत्री डॉक्टर एन मुरुगन ने पुदुचेरी विधानसभा के लिए राष्ट्रीय, अरे सिंपल है कि पुदुचेरी विधानसभा के लिए नेवा प्लेटफॉर्म, जिसको राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन बोलते हैं, का उद्घाटन किया है। इसके बाद अब पुदुचेरी विधानसभा पूरी तरह से डिजिटल हो गया और पेपरलेस हो गया। ठीक है। यस सर। असम सरकार ने राज्य की सीमावर्ती और संवेदनशील क्षेत्र में रहने वाले मूल निवासी और स्वदेशी नागरिक को आत्मरक्षा के लिए हथियार का लाइसेंस देने की घोषणा की है। असम सरकार के द्वारा जो सीमावर्ती है और जो सेंसिटिव एरिया में रहते हैं वहाँ के जो लोकल हैं उनको हथियार का लाइसेंस देने की घोषणा किया है। ये अमेरिका में पहले से है। अच्छा है कि इंडिया में नहीं है, तो कुछ और ही हो गया। यस केंद्रीय सर। मंत्रिमंडल ने झारखंड, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में 6,405 करोड़ रुपए की दो रेलवे परियोजना, एक हो गया कोडरमा से जाएगा बरकाकना दोहरीकरण, ठीक है, मतलब डबल लाइन किया गया है, और बल्लारी से चिकजा दूर दोहरीकरण की मंजूरी मिली है। ठीक है, मतलब डबल लाइन किया जा रहा है, सिंपल यही है। रेल मंत्रालय ने टिकट धोखाधड़ी को रोकने के लिए तत्काल टिकट बुकिंग करने पर ई आधार प्रमाणीकरण अनिवार्य करने की योजना बनाई। ये लागू हो चुका है। और एक ऐप आप लोग पढ़ते होंगे, रेल वन, ठीक है, पूछा तो पूछ भी सकता है रेल वन। सारे फीचर अवेलेबल है जो अदर अदर ऐप में पहले हुआ करता था इसमें। यस सर। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में पहली कक्षा से विद्यार्थी के लिए बुनियादी सैन्य प्रशिक्षण शुरू करने की घोषणा की। ये है कि आपको क्लास 1 से ही बुनियादी सैन्य प्रशिक्षण मतलब मिलिट्री ट्रेनिंग मिलेगा ना। इसका उद्देश्य बच्चों में मन में देशभक्ति की भावना को उजागर करना और उनका समग्र विकास करना है। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने क्या किया, अल्पसंख्यक समुदाय के सांस्कृतिक और आर्थिक सशक्तिकरण नई दिल्ली में लोक संवर्धन पर्व का उद्घाटन किया। थोड़ा मुश्किल, लोक संवर्धन पर्व का उद्घाटन किया है। क्या है ये? तो जो अल्पसंख्यक समुदाय है ना, जो माइनॉरिटी है, उनके लिए सांस्कृतिक और आर्थिक सशक्तिकरण के लिए। अच्छा, कितने माइनॉरिटी है इंडिया में? 6 कम्युनिटी है, सिर्फ एक नहीं। डाक विभाग ने देश भर में शैक्षिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और सामाजिक पुरस्कार को किफायती दरों पर डिलीवरी करने के लिए ज्ञान पोस्ट, ठीक है, इनकेस आपको बुक मंगाना होगा ज्ञान पोस्ट यूज करिए, नामक डाक सेवा की शुरुआत की है। केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय ने महाराष्ट्र में सिंधु दुर्ग तट पर सेवा मुक्त युद्ध पोत, ठीक है, आईएनएस गुलदार के इर्द गिर्द भारत का पहला पानी के नीचे संग्रहालय और कृत्रिम चट्टान विकसित करने की घोषणा की है। पानी के नीचे क्या करेगा? संग्रहालय यानी म्यूजियम बनेगा। ठीक, उसके बाद कृत्रिम चट्टान विकसित करने की भी घोषणा की है। बनाएगा कौन? महाराष्ट्र पर्यटन विकास निगम। ऑब्जेक्टिव वही होगा कि समुद्री पर्यटन और पर्यटक को बढ़ावा दिया जाए और पर्यावरण को भी संरक्षण करना है। तेलंगाना राज्य शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूल में शिक्षण उपकरण को उन्नत करने के लिए, ठीक है, और शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए एनजीओ के साथ समझौता किया। ठीक है, राज्य कहाँ पे, मतलब सिंपल याद रखिए कि और जो भी इक्विपमेंट चाहिए ना, इक्विपमेंट से याद रखिए, जो भी चाहिए स्कूल चलाने के लिए, वो सब के लिए एनजीओ के साथ टाई अप किया है, एक ही लाइन में। अमिताभ कांत ने भारत के G20 जो शेरपा थे उससे इस्तीफा दे दिया है। जुलाई 2022 में उन्हें भारत के G20 शेरपा नियुक्त किया गया था और उन्होंने 23 में भारत की G20 की अध्यक्षता के दौरान महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। सिंपल याद रखिए, अमिताभ कांत ने G20 शेरपा से इस्तीफा दे दिया। भारत सरकार ने अपने सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी इंडिया रेयर अर्थ लिमिटेड IREL को जापान के साथ दुर्लभ पृथ्वी तत्वों का निर्यात समझौते को निलंबित करने का निर्देश दे दिया। ठीक है, हम लोग जापान से कर रहे थे, अब उसको क्या करना है? बंद करना है। IREL भारत की उपभोक्ता स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र की कंपनी, इसका नाम है सिप्ला। तो सिप्ला हेल्थ ने सिप्लाडीन आपका फास्ट एंड एक्सपर्ट नामक अभियान शुरू किया। देखिए, सिप्लाडीन से ऐसे भी समझिएगा, सिप्ला नाम से तो फैमिलियर होंगे हम लोग। सिप्लाडीन आपका फास्ट एंड एक्सपर्ट नामक अभियान शुरू किया है और इसके लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया नीना गुप्ता को। नीना गुप्ता आप लोग को पता है ना कौन है? पंचायत की मंजू देवी, यही है।
भारत सरकार ने 21 जून 2025 को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के 11वीं वर्षगांठ मनाने के लिए आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम को राष्ट्रीय मेजबान के रूप में चुना है। याद रखिएगा इस क्वेश्चन को। अहमदाबाद में एयर इंडिया विमान बोइंग 787-8 ड्रीम लाइनर दुर्घटनाग्रस्त हो गया, 241 लोग की मौत हो गई। विमान का नाम याद रखिएगा, एयर इंडिया विमान, इसका नाम क्या, बोइंग 787-8 ड्रीम लाइनर। गूगल ने हैदराबाद में एशिया प्रशांत क्षेत्र का अपना पहला सुरक्षा इंजीनियरिंग केंद्र स्थापित किया है। कहाँ पे? गूगल का हैदराबाद में अपना पहला सुरक्षा इंजीनियरिंग केंद्र स्थापित किया गया और एशिया पैसिफिक रीजन में होगा। यह केंद्र भारत में डिजिटल परिदृश्य को संबोधित करने के लिए गोपनीयता, सुरक्षा इंजीनियरिंग और उन्नत साइबर सुरक्षा में टीमों को एकजुट करता है। देखिए गोपनीयता, यहाँ गोपनीयता कहने का मतलब प्राइवेसी, और उन्नत यहाँ अपग्रेड। पंजाब सरकार ने औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए 10 जून 2025 को उद्योग क्रांति, ठीक है, कौन सी क्रांति? उद्योग क्रांति की शुरुआत की है पंजाब सरकार के द्वारा। ऑब्जेक्टिव क्या होगा? पंजाब को एक प्रतिस्पर्धा औद्योगिक गंतव्य के रूप में स्थापित करना और घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय निवेश को बढ़ावा देना। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने हरियाणा में मारुति सुजुकी के मानसेर प्लांट में भारत का सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल का उद्घाटन किया है। ठीक है, अश्विनी वैष्णव ने हरियाणा के अंदर मारुति सुजुकी के मानसेर प्लांट में भारत का सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल का उद्घाटन किया। यह टर्मिनल हरियाणा और वेडल रेल कॉरिडोर का हिस्सा है। उसके बाद देखिए, केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री कमलेश पासवान ने चेन्नई में भारत का पहला गरुड़ एरोस्पेस की कृषि ड्रोन स्वदेशीकरण केंद्र का उद्घाटन किया। यह भारत में ड्रोन निर्माण और कौशल विकास को बढ़ावा देगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, निजी वाहन के लिए टोल भुगतान को आसान बनाने के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग पर निर्बाध टोल संग्रह, देखिए फास्टैग कर दिया गया 3000 का वार्षिक। इसमें शामिल है 3000 या 200 ट्रिप, जो भी पहले हो जाएगा कंप्लीट, आपका फास्टैग खत्म हो जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारतीय सेना के पूर्व प्रमुखों के बीच समन्वय को मजबूत करने के लिए नई दिल्ली में चीफ्स चिंतन का आयोजन किया गया। मतलब जितने भी चीफ लोग होंगे उनका होगा चिंतन। कहाँ पे किया गया? नई दिल्ली में। मिजोरम की राजधानी आइजोल पहली बार भारतीय रेल नेटवर्क से जुड़ गई है। उसके बाद किसका हिस्सा होगा? बैराबी सैरांग रेलवे लाइन आइजल का देश के अन्य हिस्से से जोड़ेगा, जो पूर्ण हो चुकी है। ठीक है, ये परियोजना का नाम याद रखिए, बैराबी सैरांग रेलवे लाइन। मध्य प्रदेश सभी शहरी स्थानीय निकाय का एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म यानी ई नगर पालिका 2.0 से जुड़ने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया है। इस पहल का उद्देश्य नागरिक सेवाओं को पारदर्शी और कुशल बनाना है। ठीक है, पारदर्शी और कुशल बनाना है। उसके बाद प्रोफेसर एम सतीश कुमार को गुजरात की गिफ्ट सिटी में क्वींस यूनिवर्सिटी बेलफास्ट के नए अंतर्राष्ट्रीय परिसर का पहला डीन नियुक्त किया गया। तो एम सतीश कुमार को गिफ्ट सिटी के अंदर खुला क्वींस यूनिवर्सिटी, वहां पे डीन बनाया गया है। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने नई दिल्ली में जेंडर बजटिंग पर पहली राष्ट्रीय परामर्श आयोजित किया गया। ठीक है, किसके द्वारा किया गया? महिला और बाल विकास मंत्रालय के द्वारा। कहाँ पे? नई दिल्ली में। किसके लिए? जेंडर बजटिंग पर। ठीक है, इस परामर्श में विभिन्न क्षेत्रों में जेंडर बजटिंग को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। उसको छोड़िए, नीचे आइए, नीचे वाले लाइन में लिखा होगा कि पिछले वर्ष की तुलना में 37% अधिक बजट आवंटन किया गया। बस इतना ही काम का पूछेगा तो यही। डाउन टू अर्थ मैगजीन और सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट द्वारा स्टेट ऑफ इंडियाज एनवायरनमेंट 2025 इन फिगर्स रिपोर्ट जारी किया गया है। इसके हिसाब से भारत के किसी भी राज्य ने पर्यावरण प्रदर्शन में 100 में से 70 से ज्यादा अंक प्राप्त नहीं किया। यानी मैक्सिमम जो अंक है कितना? 70 है। 70 भी नहीं, 68 है। आंध्र प्रदेश टॉप पर है और कितना स्कोर उसके बाद? 68.38 है, और वो पहले नंबर पे। मोदी जी ने बिहार के सिवान में, ठीक है, सिवान के अंदर 5900 करोड़ रुपए से अधिक की 28 विकास परियोजना की शुरुआत की गई। इतना तो नहीं पूछना चाहिए। इसमें देखिए क्या शामिल है। गिन्नी गणराज को निर्यात के लिए मोडोरा रेल फैक्ट्री में निर्मित अत्याधुनिक इंजन शामिल है। यही पूछेगा, पूछा तो। गिन्नी को हम लोग क्या करेंगे? मोडोरा वाले से, मोडोरा आपको सारण में मिलेगा,
यहीं पे पहला चीनी मिल भी था, 1904 में स्टेब्लिश किया गया। 1904 1904 नहीं, उससे पहले ही किया गया था। इनमें अत्याधुनिक इंजन 1904 शामिल है, ठीक है। हम्म अच्छा, 1904 में ये मॉडल रहा। हम्म इसके अलावा वैशाली देवरिया रेलवे लाइन परियोजना, ठीक है। पाटलिपुत्र और गोरख पाटलिपुत्र और गोरखपुर के बीच में वंदे भारत एक्सप्रेस, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली इत्यादि शामिल होगा। हम्म पाटलिपुत्र से जाएगा गोरखपुर के। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश सरकार ने 25 से 35 को जल विद्युत परियोजना का दशक घोषित किया है, ठीक है। हम्म, जल विद्युत परियोजना का दशक घोषित किया गया। कितना क्षमता का बनाना है? 58,000 मेगावाट का। पूर्व तटीय रेलवे ने पूरी को रथ यात्रा के लिए श्रद्धालु का रेलवे सेवाओं, आवास और यात्री सुविधाओं की जानकारी प्रदान करने के लिए ECOR यात्रा ऐप लॉन्च किया। ठीक। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने एनडीए सरकार की पहली वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित सुशासन की पहली कदम कार्यक्रम के तहत स्वर्ण आंध्रा @2047 विजन का अनावरण किया। इसका उद्देश्य राज्य की अर्थव्यवस्था संरचना इस पर फोकस करना है। तो स्वर्ण आंध्र @2047 कब आया? तो जब 1 साल पूरा हो गया। ऐसे नहीं पूछेगा तो स्वर्ण आंध्र कब हुआ, ऐसा टाइप का पूछ सकता है, चाहे इसका भी उम्मीद कम ही है। यूपीएससी ने परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले, मतलब वैसे लोग जिन्होंने इंटरव्यू दिया है और फाइनली सेलेक्ट नहीं हुआ, तो उनके लिए प्रतिभा सेतु है, ठीक है। आप इस पे अपना पोर्टल पे साझा करेंगे बायोडाटा, तो क्या बोलते हैं, रिज्यूम। हम्म, उसके बाद देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार ने ई मार्केट प्लेस, ठीक है, गवर्नमेंट ई मार्केट जो प्लेस होता है, उसमें सबसे अधिक खरीदारी करने वाला राज्य हो गया। नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में महात्मा गांधी और श्री नारायण गुरु, एक नाम महात्मा गांधी और एक हो गया श्री नारायण गुरु, के बीच ऐतिहासिक संवाद के 100 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में शताब्दी समारोह का उद्घाटन किया। क्वेश्चन पूछने का चांस होगा क्योंकि 100 वर्ष पूरा हुआ। केंद्र सरकार की उल्लास नव भारत साक्षरता अभियान के तहत मिजोरम और गोवा के बाद त्रिपुरा हो गया कवर। गोवा, मिजोरम, त्रिपुरा, काट दीजिए इसको, कम हो जाएगा। केंद्र सरकार ने अक्टूबर 2026 में हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड के बर्फीली क्षेत्रों में जातिगत जनगणना शुरू करने की घोषणा की है। देखिए, यहाँ पे हो जाएगा अक्टूबर 2026 में, बाकी जगह 2027 से स्टार्ट होगा। हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, जम्मू कश्मीर। तो कुल मिलाकर बात याद रखना, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 20 जून 2025 को अपने 67वें जन्मदिन के अवसर पर देहरादून में राष्ट्रपति तपोवन और राष्ट्रपति निकेतन का उद्घाटन किया और आम लोगों के लिए खोल दिया। कहाँ पे? देहरादून में। देहरादून। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स, जिसको PGI 2.0 जारी किया गया। इसके हिसाब से चंडीगढ़ जो है 703 अंकों के साथ लगातार तीसरे वर्ष टॉप पर बना हुआ है। वहीं मेघालय सबसे नीचे बना हुआ है, ठीक है। टोटल स्कोर कितना होता है? 1000 में 703 अंकों के साथ मेघालय टॉप पर है। और सबसे नीचे कौन है? मेघालय। इसी को बिहार स्पेशल हम लोग देखेंगे, बिहार का रैंकिंग क्या है, यहीं पे ऐड कर देंगे बाद में। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के मराठी और अंग्रेजी माध्यम के सरकारी स्कूलों में कक्षा 1 से लेकर 5 तक हिंदी को तीसरा सामान्य भाषा घोषित किया, ठीक है। मराठी और अंग्रेजी माध्यम, इसमें भी अपडेट मिलेगा आगे, इसको ऐड कर लेंगे यहीं पे, कौन और स्टेट क्या किया। नरेंद्र मोदी ने 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर विशाखापट्टनम में 3 लाख लोगों के साथ दुनिया में अब तक का सबसे बड़ा योग समारोह का नेतृत्व किया। कितने लोग के साथ योग किए थे? 3 लाख लोग। 3 लाख लोग। इसे दुनिया के सबसे बड़े योग सम्मेलन के रूप में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कर दिया गया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस यानी कब होता है? 21 जून को होता है। के अवसर पर योग नीति लागू किया कौन? उत्तराखंड। इसका उद्देश्य योग के क्षेत्र में उत्तराखंड का वैश्विक गंतव्य के रूप में स्थापित करना है। हाल ही में असम सरकार ने ट्रांस समुदाय को OBC का दर्जा देना तथा आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के लिए पर्यवेक्षक स्तर के पदों पर 50% आरक्षण की घोषणा की, ठीक है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 9 जून 2025 को ज्ञान भारतम मिशन, जो पूर्व में था राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन, का शुभारंभ किया गया। इसमें 10 मिलियन से अधिक पांडुलिपि को डिजिटल बनाना, दस्तावेजीकरण करना और संचित करने के लिए 60 करोड़ रुपए का बजट होगा। इतना नाम क्यों बदलना है? मतलब सिलेबस बढ़ाने जैसा हम लोग के लिए भी।
उन लोग भी कंफ्यूज रहते होंगे कि काम करने की जगह नाम क्यों बदल रहे फिर करंट अफेयर बढ़ाने के लिए। हो। अब वो लोग भी तो परेशान होते होंगे ना, नाम बदलना ऐसा थोड़ी है कि खर्च नहीं है उसमें, खर्च भी तो होता है। पैसा कहाँ से जा रहा है? टैक्स पेयर का ही पैसा तो जा रहा है, किसका जा रहा है? सही। ये आपका 2 महीना का तो हो गया, ठीक है। अब हम लोग एक काम करते हैं, पीछे आइए, कैश के लिए रहने दिया जाए। लेकिन देखिए 1 घंटा में कुछ होगा नहीं, कल से 1.5 घंटा के लिए तैयार हो जाइएगा। 1 घंटा में कुछ नहीं होने वाला है। उसके बाद आइए कोई एक छोटा सा और टॉपिक कर ले आगे से। बजट और सर्वे जिस दिन करेंगे उस दिन और कुछ नहीं करेंगे, यस सर। और 2-3 दिन के बाद करेंगे, इंग्लिश वाला आ जाए साथ में, तब बजट और सर्वे कर लेंगे। यस सर। देखिए ना कौन सा कर लिया जाए, छोटा सा चैप्टर। और वन इन्वायरमेंट वाला कहाँ गया? ये 100 ये आ जाइए पेज नंबर 33 में। 33। 33। उसके बाद एंड कर देंगे। हाँ 33 पेज नंबर होगा, ISFR 2023। हो गया, आप लोग आगे आई पेज नंबर 33 में, ISFR। यस सर। देखिए पहला बात तो इसका क्रम ही याद रखिएगा कि 18 नंबर का था इस बार, ठीक है। यही याद रखना पहला बात कि 18 नंबर का था। उसके बाद याद रखिए कि जारी कौन करता है, कहाँ गया देहरादून का उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम, देख लेते हैं। उसके बाद देखिए भारत सरकार के पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा प्रति 2 वर्षों पर जारी किया जाता है, ठीक है। तो मिनिस्ट्री ऑफ, क्या बोलते हैं उसको, एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, उसके अंतर्गत आता है FSI, वही जारी करता है, ठीक है। और हर 2 वर्ष पे आता है, हर 1 साल पे नहीं। ये बात भी याद रखिएगा, हर 2 वर्ष पे। यस सर। सबसे पहले जो पहला इसका रिपोर्ट था ना, वो 1987 में पब्लिश किया गया था, ठीक है, 1987 में। और इस बार वाला जो रिपोर्ट है वो 18 नंबर का रिपोर्ट है, ये याद रखिएगा। देखिए उसके बाद कब आया इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, तो पहला 2 हो गया। और ये याद रखिए कि राष्ट्रीय वन नीति 1988 के अनुसार देश के कुल भूभाग का 33% जो है वन होना चाहिए। कोई टेस्ट सीरीज आप लोग बनाए होंगे तो क्वेश्चन मिला होगा पक्का, यस सर। पूछा था कि कहाँ पे मिला है, कहाँ पे ये चीज लिखा हुआ। तो राष्ट्रीय वन नीति 1988 जो यस। वर्तमान में कितना है, 21.76% है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि केवल 19 ऐसे राज्य या केंद्र शासित प्रदेश हैं जहाँ पे 33% से अधिक वन है, इसको भी याद रख लीजिएगा। कितना? 19, मतलब 19। यूटी और स्टेट सब मिला के। तो अब हम लोग देखते हैं बॉक्स में, ये बॉक्स से पहले ऊपर ही थोड़ा देख लेते हैं। इसके हिसाब से भारत का जो वन आवरण है, ठीक है, वो कितना है? जैसे बॉक्स में तो लिखा ही होगा ना, क्यों ही दिमाग लगा रहे। बॉक्स में देखिए भारत वन और वृक्ष आवरण के संपूर्ण आकर, देखिए वन आवरण क्या है और वृक्ष आवरण क्या है, दोनों याद रखिएगा एग्जैक्ट फिगर के साथ। एरिया जो कवर करता है वो 715,343, ठीक है, 715,343 है, ऐसे ही याद रखिएगा तोड़ तोड़ के। 715,343 किलोमीटर जो हमारा है वो क्या है, वन आवरण है, ठीक है। और अगर परसेंटेज वाइज बात करें तो 21.76% है, ठीक, 21.76% है। उसके बाद वृक्ष आवरण देखिए, वन आवरण से हमेशा ही कम होगा वृक्ष आवरण, ठीक है। ये कितना है? 112,014 किलोमीटर, ऐसे याद रखिएगा, 112,014, या जैसे आपको याद हो जाए उस प्रकार से याद रखिए। 112,014 ये आपका हो गया वृक्ष आवरण, परसेंटेज वाइज हो गया 3.41%, ठीक है। तो 21.76% और 3.41% जो हो गया वृक्षावरण हो गया, टोटल मिला के होता है 25.17%। ये परसेंटेज वाला डाटा तो किसी हालत में नहीं भूलना है। साइड वाला अगर भूल गए एरिया वाइज वो भी चलेगा, लेकिन परसेंटेज नहीं भूलना है।
उसके बाद देखें कि एरिया वाइज अगर बात करें तो सबसे ज्यादा कहाँ पर है, तो सबसे ज्यादा एमपी में है, फिर अरुणाचल प्रदेश में और फिर छत्तीसगढ़ में। ठीक है, एमपी में है, फिर अरुणाचल प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़। हमेशा मोर और लेस यही होता है। अच्छा, इसमें एमपी में हाँ हाँ बोलिए। बढ़ोतरी कितना हुआ वृक्षावरण में? देखिए ना 156 किलोमीटर स्क्वायर लिखा था। अच्छा, वृक्षावरण में है वो तो वन वनावरण टू में एट ना। नाइन किलोमीटर स्क्वायर हाँ, वृक्षावरण में वन टू ठीक एट है, नाइन ये किलोमीटर कैसे हो स्क्वायर सकता है? भाई थोड़ा ज्यादा हो गया, जब इतना नहीं होगा, ये कैसे हो जाएगा? इतना नहीं होगा, वनावरण हमेशा ज्यादा होगा ना वृक्षावरण से, तो 1200 हमेशा ज्यादा नवासी होगा, वन। सही बात है। ये तो फिर ज्यादा हो एक गया, इसको दशमलव चेक दो एट करना नाइन होगा। होगा कुछ। हाँ, इसको एक थोड़ा बार चेक चेक कर करिए, लिया जाए, डाटा गलत है। गलत है डाटा ये। और चेक करके बता दीजिए ना वृक्षावरण वाला, क्योंकि ये सच में ही ज्यादा है, ये गलत है। वृद्धि जो दिखा रहा है। एक बार चेक कर लीजिएगा, बेहतर रहेगा, नहीं तो हम करके बता देंगे। देखिए क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे ठीक ठीक। जो राज्य है वो एमपी हो गया एक नंबर पर, दूसरे नंबर पर अरुणाचल प्रदेश और तीसरे नंबर पर छत्तीसगढ़। ठीक, और सबसे कम में हरियाणा, पंजाब और गोवा। सबसे कम में आपको टॉप में मिलेगा हरियाणा, उसके बाद पंजाब और उसके बाद गोवा। इसका डाटा मत याद रखिएगा। सर्वाधिक वन और वृक्ष आवरण वाले क्रम से 3 राज्य हो गया। ये क्या पढ़े हम लोग, ऊपर क्या पढ़ ले, वही तो चीज पढ़े, नोट में क्यों लिखा हुआ, ये सेम बात लिखा हुआ। ये सर अच्छा ये क्या है, दोनों वन, अच्छा मिला वन के ये आवरण है, डाटा वृक्षावरण। ठीक है। ठीक है हाँ ठीक है, नहीं, ये वन ये आवरण है, डाटा नीचे जो वृक्ष दिया है आवरण ना, है। 156 वर्ग किलोमीटर, ये दोनों सही है। हाँ पीआईसी का न्यूज है तो सही है, हम शेयर कर दे रहे ठीक है हैं। ठीक है ठीक ठीक है। है। तो यही है आपका वृक्ष आवरण भी 1289 किलोमीटर स्क्वायर ही है, कोई डाटा ठीक अच्छा, तो मान एरर नहीं है। अच्छा, एक बात बताओ, वृक्षावरण बढ़ता है तो वनावरण में नहीं बढ़ेगा? तो उस ऐड होना चाहिए। बढ़ेगा ना, तो फिर कैसे? बढ़ना तो मान लो चाहिए। वृक्ष है, या फिर वृक्ष सर है ऐसे भी हो तो सकता है कि जो वृक्षावरण है पिछले वर्ष की तुलना में 1289 इतना वृद्धि हुआ है वृक्षावरण का, ये हाँ, मतलब तो जो भी पिछला इसके वर्ष की पहले का। तुलना में वृक्षावरण, हाँ, वृक्षावरण बढ़ा, तो वृक्षावरण तो वनावरण के अंदर ही ना आएगा। बंद क्या हुआ? हाँ, वृक्ष उसी के का अंदर और आएगा, प्लस में ओपन। आएगा तो उसी के अंदर। अगर पीआईपी का डाटा है तो फिर हम लोग भरोसा करते हैं, और क्या करें। अच्छा, ठीक है। चलिए आगे। तो देखिए, वनावरण हो गया चाहे वृक्षावरण, तीनों में सबसे जो टॉप पर है वो यही कंडीशन है, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़। ठीक है, वन और वृक्षावरण दोनों में एक ही कंडीशन है, तो अच्छा बात है कि याद नहीं करना पड़ेगा अलग से। और सबसे ज्यादा वृद्धि कहाँ देखा गया, यानी परसेंटेज वाइज अगर बात करिए तो परसेंटेज वाइज अगर देखिएगा तो मिजोरम में, फिर गुजरात, 1 मिनट, वनावरण में वृद्धि, ठीक है, मतलब वृद्धि कहाँ देखा गया है, इंक्रीज कहाँ हुआ है, तो सबसे ज्यादा इंक्रीज देखा गया मिजोरम में, फिर गुजरात में और फिर उड़ीसा में। ठीक है, मिजोरम, गुजरात और उड़ीसा में। और सबसे ज्यादा अगर परसेंटेज वाइज बात करिएगा ना, इधर वाला इससे आइए ऊपर और राइट हैंड साइड में, सबसे ज्यादा अगर परसेंटेज वाइज देखिएगा तो मिजोरम में है 85.34%, ठीक, स्टेट में। और उसके बाद है अरुणाचल प्रदेश सब। और ओवरऑल अगर बोले ना तो लक्षद्वीप में है, और लक्षद्वीप में कितना है, 91.33% है। ठीक है, अगर ओवरऑल बात करिएगा तो लक्षद्वीप के अंदर है 91.33। अगर स्टेट में बात करिएगा परसेंटेज वाइज तो मिजोरम में है। ठीक, क्लियर है ये बात। उसके बाद ओपन फॉरेस्ट में तो ऐसा नहीं पूछा था, लेकिन फिर भी देखिए कि बहुत घने फॉरेस्ट जो है, मतलब बहुत घने जो वन है वो अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक, और इसके अलावा मध्यम रूप से हो गया या खुले वन हो गया, दोनों एमपी में है, तो ये याद रखेंगे। और बिहार का जो डाटा मिलेगा उसको भी याद कर लेंगे, लेकिन अभी नहीं मिलने का तो बात। बहुत घने वन आपको अरुणाचल प्रदेश, मध्यम रूप से जो हो गया यानी मध्य प्रदेश, और ओपन वन जो हो गया वो भी हो गया मध्य प्रदेश के अंदर। तो हम लोग कितना चीज याद रखे, पहला बात की रिपोर्ट 18वें नंबर का, पहला रिपोर्ट 1987 के अंदर आता है,
मंत्रालय MOEFCC है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, ठीक है। उसके अंदर FSI है, वो जारी करता है और हर 2 वर्ष पर आता है। उसके बाद हम लोग क्या देखें कि जो वन नीति है वो 1988 का, उसी के हिसाब से कहा जाता है कि 33% वन होना चाहिए। अब इस वाले का डाटा देखें कि वन आवरण में अगर परसेंटेज वाइज देखें तो वन आवरण में 21.76% क्षेत्रफल तो भूल गया। उसके बाद वृक्षावरण जो है 3.41% है और ओवरऑल मिलाकर 25.17% है। उसके बाद सबसे ज्यादा जो वन आवरण है उसमें 3 स्टेट है वन आवरण और वृक्षावरण में। पहला आपको मध्य प्रदेश में मिल जाएगा, दूसरा आपको अरुणाचल प्रदेश और तीसरा आपको छत्तीसगढ़, ठीक है। यानी MP और छत्तीसगढ़ क्या है, बीच का, मतलब दोनों पड़ोसी राज्य है। तो ऐसे याद रखेगा कि MP और छत्तीसगढ़ के बीच में कौन आ गया, अरुणाचल प्रदेश आ गया। MP और छत्तीसगढ़ के बीच में कौन आ गया, अरुणाचल प्रदेश। तो याद हो जाएगा वनावरण वृक्षावरण दोनों में एक ही है। सबसे कम कहाँ है, तो आपको हरियाणा पंजाब, हरियाणा पंजाब सटा सटा, तो हरियाणा के अंदर फिर पंजाब एंड लास्ट वन इज गोवा, ठीक है। गोवा इसे भी इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा शहरीकरण यहीं पे है, तो याद रख लीजिएगा इसको। फिर अगर हम लोग वन आवरण में वृद्धि देखें तो वृद्धि में सबसे ज्यादा दिखा है मिजोरम में, फिर गुजरात में और फिर उड़ीसा में, ठीक। उसके बाद हम लोग देखें कि परसेंटेज वाइज वन आवरण सबसे ज्यादा कहाँ देखने को मिला, तो अगर ओवरऑल कैटेगरी में बात करें स्टेट यूटी सब मिला के, तो हम लोग को मिल जाएगा कहाँ पे, लक्षद्वीप के अंदर 91.33%। और अगर स्टेट में बात करें तो हम लोग को मिलेगा मिजोरम में 85% अराउंड में, 85.34% है, ठीक। और सेकंड नंबर पे है अरुणाचल प्रदेश। इतना से क्वेश्चन बनेगा ही। और अगर पूछे कि बहुत घना वन कौन सा है तो अरुणाचल प्रदेश में मिलेगा, और मिडिल और ओपन वाला बात करें तो आपको मिलेगा कहाँ पे, MP के अंदर। उसके बाद देखिए अन्य बिंदु में कुछ, भारत में झाड़ियाँ कितना है, 43,623 किलोमीटर स्क्वायर में झाड़ियाँ है, जो टोटल जो कुल क्षेत्रफल का 1.33% है। भारत में बांस जो है, बांस मतलब बम्बू, जिसमें सबसे अधिक कहाँ पे है आपका, मध्य प्रदेश के अंदर सबसे अधिक कहाँ पे मिलेगा, मध्य प्रदेश में। इस रिपोर्ट के अनुसार देश में जंगल में कुल कार्बन स्टॉक है 7285.5 मिलियन टन। इसको याद रखिएगा, कुल कार्बन स्टॉक जो है 7285.5 मिलियन टन है, और 2021 की तुलना में 81.5 मिलियन टन की वृद्धि। इतना याद रखिए, कुल कार्बन स्टॉक इतना ही है 7285.5, इसको डिजिट के साथ याद रखिएगा। अब भारत वन आवरण के मामले में दुनिया में 10वें स्थान पर है, तो पहले नंबर पे कौन है, रसिया। वन आवरण में अगर पहले स्थान पे कौन है, रसिया, और 10वें स्थान पर अपना भारत। पश्चिमी घाट परिस्थिति संवेदनशील क्षेत्र के अंतर्गत सभी जिलों में वन आवरण इतना मत याद करिए, नहीं पूछेगा। देश के पहाड़ी जिलों में वन क्षेत्र कितना, ये भी नहीं पूछेगा। उसके बाद आइए मैंग्रोव का कंडीशन। मैंग्रोव में क्या है, देश का कुल मैंग्रोव 4,091 मतलब 4,991.68 किलोमीटर स्क्वायर है, जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 0.15% है, ठीक। और 12 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में है। उसके बाद देखिए, अच्छा वृद्धि भी कमी हुआ है, ये याद रखिएगा। पिछले जो तुलना है ना, उससे मैंग्रोव में कमी देखा गया है, कितना का, 7.43 किलोमीटर स्क्वायर का, डिजिट भी काफी कम है। तो टोटल मैंग्रोव कितना हो गया, 4991.68 किलोमीटर स्क्वायर, जो अगर एरिया वाइज बात करें तो कितना है, 0.15% है बस। और पिछले साल की तुलना में अभी क्या हुआ, यानी 2021 की तुलना में कमी देखा गया। पहले स्थान पे क्या हो गया, पश्चिम बंगाल, दूसरे स्थान पे हो गया गुजरात, और तीसरे स्थान पे हो गया अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ठीक है। मैंग्रोव सबसे ज्यादा कहाँ पे, पश्चिम बंगाल, सुंदरबन याद रख लीजिए, और दूसरे नंबर पर गुजरात, और तीसरे नंबर पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ठीक। कुल मैंग्रोव कितना है, अच्छा ये तो यहाँ का लिखा हुआ, इसको छोड़ दीजिए। पहला स्थान, दूसरा, तीसरा याद रखे, बहुत है। उसके बाद ये क्या लिखा है, अच्छा वृद्धि कहाँ देखा। अगर वृद्धि में बात करिए तो सबसे ज्यादा वृद्धि आंध्र प्रदेश के अंदर हुआ, बस इतना ही याद रखिए, नीचे मत जाइए। आंध्र प्रदेश के अंदर सबसे ज्यादा वृद्धि देखा गया, और टॉप पे कौन है, पश्चिम बंगाल है, उसके बाद गुजरात है, और उसके बाद अंडमान निकोबार है। ये हो गया आपका क्या, ISFR खत्म। बाकी सारा रिपोर्ट पुराना है, लेकिन चलिए थोड़ा देख लेते हैं रामसर सब भी।
फिर इसको एंड कर देना। देखिए भारत में टोटल हो गया, रामसर साइट हो गया है 91, ठीक है। 2 को शामिल किया गया राजस्थान का, एक तो खींचन था, एक तो याद नहीं आ रहा। एक खींचन है, एक मेनार है। मेनार। मेनार दिख रहा हमको। तो देखिए पहला बात की रामसर कन्वेंशन कब का, 1971 का, ठीक। भारत इसमें कब इसमें शामिल हो गया था, तो 1982 में शामिल हो गया था। और रामसर के लिए जो दिवस मनाते हो कब मनाते हैं, 2 2 फरवरी, 4 फरवरी। फरवरी, 2 2 फरवरी, फरवरी। 2 फरवरी को वेटरन डे मनाते हैं, ठीक। इसके अलावा देखिए भारत का कुल हो गया रामसर साइट 91, तो 91 में लिस्टिंग में जो जो इम्पोर्टेंट है वो देखिए, किचन लास्ट एडेड है और मेनार लास्ट एडेड है, ठीक है। ये दोनों राजस्थान के अंदर है। उसके अलावा उधवा झील याद रखिए कहाँ पे है, झारखंड के अंदर। याद भी क्यों होंगे, ये भी क्या है कि रामसर साइट है। खेचो पलड़ी ये कहाँ पे है, सिक्किम के अंदर, ठीक है। खेचो पलड़ी कहाँ पे है, सिक्किम के अंदर। थरथागल ये आपको साउथ में ही मिलेगा, यानी तमिलनाडु के अंदर है। थरथागल पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु के अंदर। सक्कर कोटाई ये भी आपको कहाँ मिलेगा, तमिलनाडु में मिलेगा। नंजरायन पक्षी अभयारण्य ये भी आपको कहाँ मिलेगा, तमिलनाडु में। इतना पीछे मत जाइए, इतना 25 तक का काफी है, ठीक। बिहार का देख लीजिए, लेकिन बिहार में 3 गो रामसर साइट हो गया, एगो नागा एगो नकटी, दोनों जमुई में मिलेगा, और एक आपको बेगूसराय में मिलेगा, कांवड़ लेक, ठीक। उससे ज्यादा पीछे जाने का नीड विड नहीं है। एशिया में सबसे अधिक भारत के पास रामसर साइट है, ठीक है। एशिया में सबसे अधिक है 91, और वैश्विक स्तर पर तीसरे स्थान पर है। तो सर्वाधिक रामसर स्थल कहाँ पे है, अगर कोई स्टेट के बारे में बात करें तो सबसे ज्यादा हो गया तमिलनाडु के पास, उसके बाद हो गया उत्तर प्रदेश के बाद, ठीक है। यानी पहला हो गया तमिलनाडु 20, और उसके बाद यूपी, यूपी में कितना हो गया 10, और बिहार में कितना 3। रामसर सूची में शामिल होने वाला 1974 में पहला जो स्थल था वो ऑस्ट्रेलिया का कारवोक था, ठीक है, कारवोक प्रायद्वीप। और भारत का जो पहला था वो चिल्का था, ठीक है। और चिल्का को मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में भी डाला गया था। भारत का सबसे बड़ा जो आर्द्र भूमि स्थल है वह सुंदरबन वेटलैंड पश्चिम बंगाल में। उसके बाद सबसे छोटा, इसको याद रखिएगा, पूछा गया है कहीं पे एग्जाम में, सबसे छोटा जो है रेणुका वेटलैंड है, जो हिमाचल प्रदेश के अंदर है, ठीक है। और सबसे पहला जो कृत्रिम आर्द्र भूमि स्थल था वो हरिके बैराज है। और कान्हा टाइगर रिजर्व में सबसे अधिक 461 आर्द्र भूमि है। तो कान्हा टाइगर रिजर्व है उसमें सबसे अधिक 461 आर्द्र भूमि है, और अधिकांश जो है 2.25 हेक्टेयर से भी कम आकार का है, ठीक है। कान्हा आपको मिलेगा कहाँ, मध्य प्रदेश में, कान्हा टाइगर रिजर्व। सर और टाइगर वैश्विक स्तर पर फर्स्ट पे यूके है, सेकंड पे मैक्सिको, थर्ड पे फिर भारत। पहले नंबर पे हो गया यूके, और यूके के बाद हो गया आपका मैक्सिको। मैक्सिको, और उसके बाद अपना इंडिया तो है ही। चलिए उसके बाद देखिए टाइगर रिपोर्ट, एक पेज को एंड कर ही लेते हैं, उसके बाद ही छोड़ेंगे। उसके बाद देखिए भारत में टोटल हो गया 58 टाइगर रिजर्व। एक बार एनटीसीए के वेबसाइट पे चले जाइए और देखिए वहां पे 58 दिखा रहे हैं या 59 दिखा रहा है। देखिए 58 नंबर का जो टाइगर रिजर्व है वो माधव टाइगर रिजर्व है, ये मध्य प्रदेश के अंदर ही लोकेटेड है, ठीक। राता पानी ये भी आपको मध्य प्रदेश के अंदर ही मिलेगा, इस 57 नंबर का है। और गुरु घासीदास जो है 56 नंबर का, ठीक है। ये आपको मिलेगा कहाँ पे, छत्तीसगढ़ में मिलेगा, गुरु घासीदास तिमोर पिंगला टाइगर रिजर्व। उसको याद रखना है, एक बार देख लीजिए, क्योंकि हमको याद है साउथ में किसी को घोषित किया गया है, जो एनटीसीए का वेबसाइट कहेगा वही सही होगा। उसके बाद ये रिपोर्ट उम्मीद तो नहीं है कि पूछेगा, लेकिन एक बार फिर भी देख लेते हैं। ये रिपोर्ट है भारतीय वन्य जीव संस्थान के द्वारा जारी किया जाता है, और भारत में बाघों की संख्या कितना, 3682। इसको याद रखिए, फिर भी 3682 है। और टाइगर स्टेट के नाम से किसको जानते हैं, एमपी को जानते हैं। तो सबसे ज्यादा टाइगर कहाँ मिलेगा, यहीं पे मिलेगा। तो 2022 में कितना है, 785 है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए कर्नाटक में हो गया 563, और उत्तराखंड में हो गया 560। ये तीनों डाटा इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिए। एक डाटा ऊपर इंपॉर्टेंट छूट गया था कि विश्व का 75% भाग जो है
वो केवल भारत में ही है। अरुणाचल प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड और छत्तीसगढ़, तेलंगाना में बाघ की संख्या में गिरावट दर्ज की गई है। और इसमें एक और देखिए, साथ ही भारत का 18 जो टाइगर रिजर्व है वो ऐसे हैं जिनमें बाघों की संख्या 10 से भी कम है। और सबसे ज्यादा कहाँ पे मिलेगा? जिम कॉर्बेट में। जिम कॉर्बेट कौन से स्टेट में है? उत्तराखंड। ठीक है, तो जिम कॉर्बेट में टोटल कितना है? 260 है जिम कॉर्बेट। अच्छा, राजा जी इसी को बोलते हैं ना? अलग है। किसी का अच्छा, नाम राजा जी अलग है। ठीक, तो जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व हो गया देश का सबसे ज्यादा बाघ, 260। क्या है इंपॉर्टेंट है हमारे लिए? 75% मिलता है मध्य प्रदेश, कर्नाटक, उत्तराखंड, यही क्रम है। और फिर आते तेंदुआ रिपोर्ट में। अभी तेंदुआ बाहर, ये तो बहुत पुराना रिपोर्ट है, बस एक बार देख लीजिए और क्या ही करा जाएगा। तेंदुआ में भी एमपी ही पहले नंबर पर है, नीचे आइए बॉक्स में। पहले स्थान पर, दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र है और कर्नाटक है तीसरे नंबर पर। उसके बाद हिम तेंदुआ के लिए पहला सर्वेक्षण करवाया गया, तो करवाने वाला कौन है? भारतीय वन्यजीव संस्थान और राष्ट्रीय संरक्षण फाउंडेशन। और ये 2019 में शुरू किया गया था। और माना जाता है कि भारत में हिम तेंदुआ की कुल संख्या 718 है। और हिम तेंदुआ सबसे ज्यादा कहाँ पे मिलेगा आपको? लद्दाख में 477। उसके बाद उत्तराखंड और उसके बाद हिमाचल प्रदेश। ठीक, पहले नंबर पर लद्दाख, दूसरे नंबर पर उत्तराखंड और तीसरे नंबर पर हिमाचल प्रदेश। और हमको नहीं लगता कि इससे ज्यादा याद करना चाहिए हिम तेंदुआ इस सब में। ये अब कल करा जाएगा। मिलते हैं कल फिर 7 बजे हम लोग। हाँ, लेकिन एटलीस्ट जो आज हम लोग पढ़ रहे हैं उसको एक बार पढ़ के आइएगा।